हेलो एंड वेलकम ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ इवॉल्व क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जनसंख्या वृद्धि का। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल में ही चाहे वो आसाम गवर्नमेंट हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वहां पे ये चर्चा बहुत गर्म है कि क्या जिन लोगों के भी दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट सर्विस में होने के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्या वो मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, या उस पर रोक लगा देनी चाहिए। क्या यही एक तरीका बच जाता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का? तो इन सवालों को समझने के लिए हम कुछ डिटेल ग्राफ्स देखेंगे। उन डिटेल ग्राफ्स को और ज्यादा समझने के लिए हम कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे जो कि भारत सरकार की ही रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि वो समय समय पर भारत सरकार कंडक्ट करती है, और यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट देखेंगे। तो देखते हैं जो पहला चार्ट है हमारा वो क्या कहता है। पहला चार्ट जो हमारा है वो हमारे इस मिथ को तोड़ता है कि भारत की आबादी बढ़ रही है लगातार। जी नहीं। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को देखें तो हमें ये साफ साफ पता चलता है कि भारत जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट हो सकता है पॉपुलेशन का उसको कई दशक पहले ही वो छू चुका है, और अब ग्रोथ रेट डिक्लाइन पे है। इसी के साथ अगर हम यूनाइटेड नेशंस का डेटा देखें तो यूनाइटेड नेशन अपने डेटा में साफ साफ कहता है कि 2021 से 2031 तक अगर पॉपुलेशन का हम प्रोजेक्शन देखें तो भारत की जो आबादी है वो 1.09% से बढ़ेगी। वहीं 1981 से लेके 1991 तक में अगर हम देखें तो भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि दर था वो 1.25% का रहा। इससे ये बात स्थापित होती है कि भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइनिंग है। अगर हम दूसरा चार्ट देखें, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज हो गए, हेल्थ के रिसोर्सेज हो गए, एजुकेशन के रिसोर्सेज हो गए, जो खासकर कोविड-19 में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ा है उससे भी ये रिफ्लेक्ट होता है, उन पे बड़ा असर डालता है। और ओवरऑल भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उस पर असर डालता है। तो अगर हम इसको दूसरी तरीके से समझना चाहें तो अगर हम चाइना को देखते हैं कि अगर हम उसी बढ़ती हुई आबादी को सही तरीके का हेल्थ दे पाते हैं, सही तरीके का एजुकेशन दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी में भारत के ग्रोथ में अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करेगा। इसको हम अगर तीसरे चार्ट से और ज्यादा समझना चाहें तो हम ये देख रहे हैं इस चार्ट में कि 2021 में अगर हम भारत सरकार का ही डेटा पकड़ें तो करीब करीब 53.6% भारत की जो आबादी है इस वक्त वो 29 ईयर्स के अंडर है। तो इतनी बड़ी आबादी अगर हमारी यंग है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, उनको भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाने में, जिसको हम एक टर्म से समझते हैं, उसका नाम है डेमोग्राफिक डिविडेंड। बट ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर न बन जाए, इसलिए भारत को सही तौर पे सही नीति अपनानी होगी हेल्थ में, एजुकेशन में, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करने में। वहीं अगर हम चौथे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टोटल फर्टिलिटी रेट का, यानी कि प्रजनन दर का। अगर हम किसी भी देश में ये जानना चाहते हैं कि आबादी कैसे बढ़ रही है, उसका प्रतिशत क्या है या कितनी बढ़ेगी, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पैमाना होता है प्रजनन दर। प्रजनन दर वो दर होता है जो ये बताता है कि एक औरत औसतन अपने पूरे जीवन में कितने बच्चे पैदा करेंगी। तो अगर हम प्रजनन दर भी देखें तो वो खासकर दो तरह के लोगों में काफी ज्यादा है, मतलब दो किस्म के औरतों में काफी ज्यादा पाया गया, जो गरीब हैं और दूसरा जिनमें एजुकेशन की कमी है। तो हमारा टारगेट पुअर और एजुकेटेड वुमेन, अनएजुकेटेड वुमेन होनी चाहिए रेदर देन रिलीजन, कास्ट, कस्टम होने चाहिए। ये इस डेटा से निकल कर आता है। अगर हम आगे देखते हैं और कल्चरल फैक्टर्स, तो अगर हम चार्ट 6 देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो बेटों को पैदा करने की इच्छा है लोगों में, ये निकल कर आती है हमारे एनएफएचएस के डेटा से। मैंने आपको बताया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो भारत सरकार ही कराती है समय समय पे। तो अभी रिसेंटली एनएफएचएस का रिसेंट डेटा जो 2015-16 में आया था वो ये कहता है कि जो तीसरा बच्चा पैदा करने की जो चाह है, जो डिजायर है, वो उन लोगों में ज्यादा पाया गया है जिनके पहले दो बच्चों में बेटे नहीं होते। अगर हम इसको रेट के परसेंटेज के हिसाब से देखने और समझें तो करीब करीब 37
प्रतिशत मेन और 36% विमेन का ये मानना है कि अगर उनके पहले 2 बच्चों में कोई भी बेटा नहीं है संतान, तो वो तीसरे चाइल्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कल्चरल फैक्टर हो जाता है कि क्यों पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वहीं अगर इस बात को मान के अगर भारत सरकार या फिर अन्य अन्य स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो इस नीति की तरफ बढ़ते हैं कि जिनके भी 3 बच्चे या उससे ज्यादा बच्चे हैं उनको किसी भी तरह की सुविधा से वंचित रखा जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलने वाली सुविधा हो, चाहे और दूसरे तरीके की सुविधा हो, उनसे वंचित रखा जाए, तो इसका खासकर नुकसान जो है वो हिंदूज को होने वाला है, क्योंकि 83% हिंदू ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आएंगे जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। उसके बाद अगर हम ये भी देखें कि क्या हिंदू और मुसलमानों में ये जो दो खास और प्रमुख धर्म है भारत में, क्या उनमें टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर में बहुत ज्यादा अंतर है या वो अंतर कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसको अगर हम फिर से डेटा के थ्रू समझना चाहें तो हम ये देखेंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब पहली बार हुआ था 1992-93 में, उस दौरान जो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी वो प्रजनन दर जो था वो हिंदू औरतों में 3.3 था और मुस्लिम औरतों में वो 4.4 था। और अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो लेटेस्ट डेटा जो है यानी 2015-16 का, उसमें यह पाया गया है कि हिंदू औरतों का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर जो है वो घट के 2.13 हुआ है और वहीं मुसलमान औरतों का 2.62 हुआ है। इससे ये भी निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं जो प्रजनन दर है वो मुस्लिम औरतों में बहुत ज्यादा तेजी से गिरा है, वो निकल कर आता है करीब करीब 40%। वहीं हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो वहां पे जो गिरने का दर है टोटल फर्टिलिटी रेट का वो है 35% का। तो मोटा मोटी हमें ये बात पता चलती है कि पॉपुलेशन हमारा घट रहा है। पॉपुलेशन रिलीजन पे प्राइमरीली डिपेंड नहीं करता, बट गरीबी और शिक्षा के स्तर पे डिपेंड करता है। और तीसरी बड़ी बात कि अगर हम इस बढ़ती हुई आबादी को जो संख्या के तौर पर बढ़ रही है वह प्रतिशत के तौर पर घट रही है, इसको हम सही तरीके की एजुकेशन और सही तरीके का स्वास्थ्य और सही तरीके का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे पाए तो वो कहीं ना कहीं भारत के ग्रोथ का मुख्य कारण बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पॉपुलेशन से जुड़े मुद्दे पे ज्ञान देने में सफल रहा होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।